गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपकी फ्रेंड डॉक्टर सीमा फिर आप सबके साथ। हमारा टॉपिक डायबिटिक फूड का जैसे चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि डायबिटिक फूड क्या होता है, व्हाट इज द इटियोलॉजी बिहाइंड इट, व्हाट आर द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स फॉर डायबिटिक फूड एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर फूड अल्सरेशन। तो मैंने 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे डायबिटिक फूड के लिए। सबसे पहला है, मैंने आपको बताया था कि नेफ्रोपैथी, फिर मैंने आपको बताया था पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, फिर मैंने आपको बताया थे इन्फेक्शंस। तो मैंने ये भी बताया था कि इंडिया में न्यूरोपैथी, मैंने ये भी बताया था कि इंडिया में डायबिटिक न्यूरोपैथी इज द फोरमोस्ट कॉज for diabetic foot and foot ulceration. So we need to look for diabetic neuropathy to a greater extent. आज हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे हाउ डू वी इवैल्यूएट द फुट। हमको कैसे पता चले, चलो इटियोलॉजी पता चल गई कि क्या कॉज होता है, अब हमको कैसे पता चले वो कौन सा पैर है मरीज का, यानी कि विच आर दोज फीट विच आर एट रिस्क, जो रिस्क पर हैं और उनको वक्त रहते अगर हम बचा लें। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डायबिटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर नॉन ट्रॉमेटिक लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन। तो वो एम्पुटेशन से बचने के लिए वो कौन से ऐसे पांव हैं जिनको हमें बचा लेना चाहिए, यानी कि हमको एक प्रॉपरली इवैल्यूएट करना चाहिए। सो दैट इज आवर मेजर एम एज ए पोडियाट्रिस्ट, एज ए डायबिटोलॉजिस्ट, कि हम वो पांव को देखें। तो उसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली है कि हिस्ट्री लेनी है, फिर inspection of the feet, we need to inspect the feet, then we need to see the neurological examination of the feet because I told you that neuropathy is the major cause. Then we have to do the vascular assessment कि क्या ये जो अल्सर है या ये डायबिटिक फुट है ये इस्कीमिक फुट तो नहीं है, इसमें कोई वैस्कुलर डिजीज है, डिसऑर्डर है, तो वो भी हमको देखना जरूरी है। आज के वीडियो में मैं आपको न्यूरोपैथिक फुट और वैस्कुलर फुट के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगी। Then I let you know what are the staging of diabetic foot and what are the grading of foot ulceration. So now to begin with, the first and foremost thing is to evaluate the foot. So as I told you that evaluation of the foot is a very very important part of our diabetic treatment. So how would you evaluate? एक नॉर्मल क्लिनिशियन, एक नॉर्मल फिजिशियन के पास वो सारे बहुत सिंपल इक्विपमेंट्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, जिनमें ज्यादा पैसा नहीं खर्च होता, यानी कि विद मिनिमल एक्सपेंडिचर हम वो टेस्ट या वो एग्जामिनेशन पेशेंट का कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज हिस्ट्री। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको हिस्ट्री में क्या क्या पूछना है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऐसे लोगों में पहले हिस्ट्री है फुट एम्पुटेशन की या फुट अल्सरेशन की, तो आपको ये 2 चीजें जरूर पूछनी है। फिर आपको उसके सिम्टम्स पूछने हैं, क्या पेशेंट को कोई पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के क्या सिम्टम्स होंगे, जैसे कि पाँव में टिंगलिंग होना, नम्बनेस होना, बर्निंग पेन, पाँव में बिल्कुल जलन होती है ऐसे लोगों की, तो ये सिम्टम्स हमको पता करने बहुत जरूरी हैं। फिर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के सिम्टम्स हमें पता करने हैं। अब पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के क्या सिम्टम्स होते हैं? मोस्टली क्लॉडिकेशन, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन से बिगिन होता है। अब क्लॉडिकेशन क्या होता है? क्लॉडिकेशन होता है कि किसी भी मसल में रेस्टलेसनेस, डिस्कम्फर्ट, पेन, लेकिन वो किसी एक्सर्शन से वो पेन शुरू होता है और जैसे ही मरीज रेस्ट करता है वो पेन ठीक हो जाता है, यानी कि सेटल हो जाता है। और ये पेन मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है? ये पेन मोस्टली मरीज के काफ मसल्स में पाया जाता है। तो जब पेशेंट को इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन आ रही है और रेस्ट करने से वो पेन ठीक हो रहा है, तो यहाँ भी हमारा दिमाग जाता है कि कहीं ना कहीं ये पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर है। और दूसरी ऐसे मरीजों में
हमको हिस्ट्री लेनी है उनकी सिगरेट स्मोकिंग की, बिकॉज सिगरेट स्मोकर्स में ज्यादातर वैस्कुलर डिसऑर्डर्स यानी कि इस्कीमिक फुट पाया जाता है। तो ये पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के सिम्टम्स है। धीरे धीरे इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन के बाद रेस्ट में भी पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाता है, यानी कि व्हाइल द पेशेंट इज इवन टेकिंग रेस्ट तब भी पेशेंट मरीज के पैरों में दर्द या काफ मसल्स में पेन शुरू हो जाता है। तो ये हम हिस्ट्री लेते हैं। फिर हमको हिस्ट्री उनकी लेनी है, कोई रेटिनोपैथी की हिस्ट्री तो नहीं है, इम्पेयर्ड विजन की हिस्ट्री तो नहीं है, और न्यूरोपैथी की जैसे मैंने आपको बताया। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सामान्य सी चीज है जो हमको पूछना बहुत जरूरी है कि क्या पेशेंट ने अपना जूता बदला है, यानी कि कोई चप्पल, जूता, फुटवेयर जो वो पहले पहनता था क्या उसमें कोई चेंज आई है। क्योंकि ये पाया गया है कि अगर आप उसके जूते में भी ध्यान देंगे तो एक जो हाई रिस्क कैटेगरी का जो पेशेंट है, हाई रिस्क कैटेगरी का जो फुट है, इफ यू चेंज द फुटवेयर तो वो हाई रिस्क से लो रिस्क कैटेगरी में भी आ सकता है। तो ये हो गई हिस्ट्री की बात। Now after having done that, taking the history, we will go in for inspection of the feet. जब आप पाँव को इंस्पेक्ट करते हैं तो आप क्या क्या चीजें देखेंगे। आपके सामने एक पाँव पड़ा है, आप क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पाँव देख रहे हैं और उसकी फुटवेयर, दोनों को सेपरेटली असेस करेंगे। फिर ये असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, क्या ये जो फुटवेयर पेशेंट ने पहन रखी है वो इस वाले पाँव के लिए I mean, is it fitting for this feet? Is it perfect for these feet? इस पाँव के लिए ये चप्पल क्या ठीक है, ये जानना और देखना हमारे लिए एज ए डॉक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप पाँव में क्या देखेंगे। आप पाँव में देखेंगे कि उसके नाखून में कोई थिकनेस या नाखून के अराउंड कोई इन्फेक्शन, जिसको मैंने पहले बताया था पेरोनाइकिया तो नहीं है, क्योंकि ये लोग पेशेंट जब ये अगर गलत ढंग से नाखून काटते हैं तो नाखून अंदर की तरफ चला जाता है, जो टोज के नाखून है वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि नाखून के जो सराउंडिंग एरिया है, एडजेसेंट एरिया, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन को हम कहते हैं पेरोनाइकिया। तो हम ये देखेंगे पाँव में कोई थिकनेस तो नहीं है, कोई ड्राइनेस तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये न्यूरोपैथी की तरफ जाती हैं। फिर हम देखेंगे पाँव का टेम्परेचर कैसा है, पाँव ठंडा है, इज देयर एनी लॉस ऑफ हेयर, क्या पाँव के जो टोज के ऊपर जो हेयर है या कोई स्किन एट्रोफिड तो नहीं हो रही है। तो या ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वैस्कुलर असेसमेंट में जाती हैं। फिर हम पाँव की we will even check for the deformities in the foot। अब डिफॉर्मिटीज किस तरीके की, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेशेंट की मसल वेस्टिंग शुरू हो जाती है। मोटर न्यूरोपैथी में मसल वेस्टिंग होने से डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। अब किस तरीके की डिफॉर्मिटीज आती हैं, क्लॉ टो बन जाता है या हेमरटोज बन जाते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि पेशेंट का क्लॉ टो है या हेमर टो है तो आप उस टाइम पे ये समझ सकते हैं कि पेशेंट को कोई मोटर न्यूरोपैथी हो चुकी है। या फिर अगर इंटरऑशिया यानी कि दो मसल्स के बीच में जो दो बोन्स के या पाँव की जैसे दो फैलेंक्सेस हैं, उनके बीच की मसल अगर वेस्टिंग हो रही है तो दिस इज अनदर इंडिकेटर ऑफ मोटर न्यूरोपैथी। फिर आप देखेंगे कि ये दो चीजें मोटर न्यूरो। फिर देयर आर सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज, लाइक अगर पेशेंट को चालकट फुट है या पेशेंट का हैलक्स वैल्गस है, ये दो डिफॉर्मिटीज अगर पाई जाती हैं तो वो जो पाँव है दैट इज मोर प्रोन टू गेट अल्सरेशन। तो ये सारी चीजें हमको while taking the history and while doing the inspection of the feet we need to take care of these things. So after having inspected the foot, now we will go in for the neurological assessment and the vascular assessment of the foot. तो neurological assessment में क्या है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में 5 बड़े ही कॉमन टेस्ट हैं जो कि बड़े नॉर्मल इक्विपमेंट्स के साथ, जिसमें कोई एक्सपेंसिव खर्चा नहीं होगा और एक किसी भी क्लिनिशियन के पास ये टेस्ट हो सकते हैं, वो हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टेस्ट है मोनोफिलामेंट टेस्ट, जिसको हम
कहते हैं सेमीज विंस्टन मोनोफिलामेंट उसका नाम है। ये 10 ग्राम का मोनोफिलामेंट होता है, जैसे एक छोटी सी डंडी के ऊपर एक छोटा सा फिलामेंट लगा हुआ है। अब उस फिलामेंट का मकसद ये है कि वो बकल हो जाता है जब उसके ऊपर 10 ग्राम का फोर्स लगाया जाए। तो जब आप 10 ग्राम का फोर्स लगाते हैं और पेशेंट को उसकी कोई प्रेशर सेंसेशन नहीं आती है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पेशेंट को न्यूरोपैथी सेट इन हो चुकी है। तो पहले ये जो न्यूरोपैथिक मोनोफिलामेंट टेस्ट है ये लेप्रेसी के मरीजों में यूज हुआ करता था, लेकिन आजकल इसने काफी जगह अपनी डायबिटिक क्लिनिक में ये जगह काफी अच्छी पा चुका है। तो मोनोफिलामेंट टेस्ट एडीए यानी कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन भी रेकमेंड करता है कि ये टेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद दूसरा है वाइब्रेशन सेंसेशन थ्रू द ट्यूनिंग फोक। तो ट्यूनिंग फोक 128 हर्ट्ज से आप पेशेंट को उसको चलाते हैं ट्यूनिंग फोक को, और पेशेंट के पाँव का जो अंगूठा है उसकी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ मेटाटार्सल हेड, ये तो मेटाकार्पल हो गए हाथ के, इसी तरीके से जो मेटाटार्सल बोन है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ की मेटाटार्सल हेड पर, या फिर जो बड़ा ग्रेट टो है उसके प्लांटर सरफेस पर हम वो रखते हैं और पेशेंट से पूछते हैं क्या उसको वाइब्रेशन आ रही है। तो मरीज कहता है हाँ आ रही है, मतलब उसकी आंख बंद है और वो बोलेगा कि हाँ आ रही है। अगर उसको वो वाइब्रेशन आ रही है, जहां पर मरीज कहता है कि अब मेरी वाइब्रेशन आनी बंद हो गई है, वहां पर क्लिनिशियन उस ट्यूनिंग फोक को अपने पांव पर रखता है और देखता है। अगर क्लिनिशियन को तब भी वाइब्रेशन आ रही है और मरीज को ऑलरेडी सीज हो चुकी है, यानी कि बंद हो चुकी है वाइब्रेशन आने की, इसका मतलब मरीज में कहीं ना कहीं न्यूरोपैथी सेट इन हो चुकी है। फिर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशन परसेप्शन थ्रेशोल्ड। दिस इज डन यूजिंग द बायोथीजियोमीटर। इट इज समथिंग लिटिल मोर सोफिस्टिकेटेड देन ट्यूनिंग फोक। इसमें क्या करते हैं, एक वाइब्रेशन सेंसेशन पेशेंट को देनी शुरू करते हैं, वही डॉर्सम ऑफ द हैलेक्स पर देते हैं और धीरे धीरे उस सेंसेशन के मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाते हैं। तो अगर पेशेंट कहता है कि उसकी जो परसेप्शन थ्रेशोल्ड है इट इज मोर देन 25 वोल्ट्स, देन इट इज कंसीडर्ड टू बी एबनॉर्मल। नहीं तो कई दफा एज के हिसाब से भी ये थोड़ी सी वेरी कर सकती है, यानी कि ओल्ड एज में हो सकता है कि थोड़ा सा परसेप्शन थ्रेशोल्ड बढ़ जाए, बट 25 वोल्ट से ऊपर अगर वाइब्रेशन परसेप्शन थ्रेशोल्ड है तो इसका मतलब ये एक एबनॉर्मल फुट है। इस फुट में कहीं ना कहीं न्यूरोपैथी है और इस पेशेंट के लिए हमको कोई ना कोई प्रिकॉशनरी मेजर लेने जरूरी है ताकि ये पेशेंट डायबिटिक फुट में ना चेंज हो जाए या इसमें कोई अल्सर ना बन जाए। फिर चौथा है पिन प्रिक टेस्ट। तो पिन प्रिक टेस्ट है, आप थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाएंगे लेकिन इतना ज्यादा नहीं लगाएंगे कि आप स्किन को पंक्चर कर दें, और उस फोर्स से 99.9% जो नॉर्मल व्यक्ति होगा ऑब्वियसली उसको जब पिन प्रिक करता है तो उसको तो दर्द होता है, लेकिन जो व्यक्ति न्यूरोपैथी का है उसको कोई दर्द नहीं होगा। तो हम पिन प्रिक टेस्ट से भी ये जान सकते हैं कि पेशेंट ऑलरेडी न्यूरोपैथी में जा चुका है। फिर है एंकल जर्क टेस्ट। अगर एंकल जर्क टेस्ट, इसको नीलिंग पोजीशन या सुपाइन पोजीशन में किया जाता है। अगर ये एंकल जर्क टेस्ट पहली बार में नेगेटिव आता है तो हम थोड़ा सा इसको और रीइंफोर्स करके करते हैं, लेकिन अगर ये एंकल जर्क एबनॉर्मल है तो ये दिस आल्सो टेल्स अस दैट द पेशेंट हैज स्टार्टेड गेटिंग द न्यूरोपैथी। सो ये 5 न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हैं जिसमें कि एडीए यानी कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन कहती है अगर किसी का मोनोफिलामेंट टेस्ट प्लस एनी ऑफ दीज 4 टेस्ट ये एबनॉर्मल हैं तो हम उस पेशेंट को एक हाई रिस्क कंडीशन वाला पेशेंट में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब आया आपकी वैस्कुलर असेसमेंट। मैंने वैस्कुलर असेसमेंट में पहले ही बोला है कि पेशेंट इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में आएगा फॉलोड बाय रेस्ट पेन एंड पेशेंट मोर और लेस स्मोकर होगा। तो आप वैस्कुलर असेसमेंट में क्या देखेंगे, उसकी पल्सेशंस भी पेशेंट की चेक करनी बहुत जरूरी है क्योंकि देयर वुड बी एब्सेंट पल्सेशंस। तो आप क्या देखेंगे इसमें
कि पल्सेस यू विल फील फॉर द पल्सेस, और कौन सी आप डॉर्सैलिस पीविस आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ये 2 पल्सेस हम चेक करते हैं। अगर हमको पल्सेशन ठीक से नहीं फील हो रही है, इट इज अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट विच टेल्स अस दैट देयर इज दैट पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हैज सेट इन। तो इस तरीके से हम वैस्कुलर असेसमेंट भी करते हैं। अगर पल्सेशन फील नहीं हो रही, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए फिर हम एंकल ब्रेकियल इंडेक्स करते हैं। तो उसमें ये देखा जाता है कि अगर पेशेंट का ABI इज मोर देन 0.9 तब तो पेशेंट नॉर्मल है। अगर उससे कम है तो फिर इसका मतलब पेशेंट को वैस्कुलर डिजीज है। और ABI डायबिटिक पेशेंट्स में फॉल्सली ज्यादा भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द कैल्सिफिकेशन, मीडियल कैल्सिफिकेशन ऑफ द आर्टरीज। तो ऐसी कंडीशंस में हमको पेशेंट के लिए कुछ और टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूरोपैथिक फुट एंड एन इस्केमिक फुट। सबसे पहले व्हाट इज द साइट ऑफ अल्सर। एक जो न्यूरोपैथिक फुट है उसका जो साइट ऑफ अल्सर है वो किसी भी बोनी प्रोमिनेंस पर आएगा, ठीक है। और एक जो इस्केमिक फुट है उसका जो अल्सर है वो डॉर्सम ऑफ द फुट पर आएगा। पेन, दोनों के पेन में फर्क है। जो न्यूरोपैथिक फुट है उसमें पेशेंट रात के टाइम दर्द के लिए ज्यादा कंप्लेन करता है, वेयरएज जो वैस्कुलर फुट है, जैसे कि मैंने बार बार बताया, उसमें पेशेंट को इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन और बाद में रेस्ट पेन होगा। ब्लिस्टर्स, न्यूरोपैथिक फुट में ब्लिस्टर्स भी आ जाते हैं, वेयरएज इस्केमिक फुट में ब्लिस्टर्स नहीं आते। फिर है पल्सेशंस। तो पल्सेशंस मैंने बताया कि जो इस्केमिक फुट है उसमें पल्सेशंस चली जाती हैं, लेकिन न्यूरोपैथिक फुट में पल्सेशंस रहती हैं। डिफॉर्मिटी, न्यूरोपैथिक फुट में डिफॉर्मिटी आती है, जैसे बताया हैमर टो, क्लॉ टो, लेकिन इस्केमिक फुट में कोई डिफॉर्मिटी नहीं आती। प्रोग्नोसिस, न्यूरोपैथिक फुट का स्टिल इट इज बेटर, बट फॉर अ इस्केमिक फुट द प्रोग्नोसिस इज नॉट वेरी गुड। For the treatment, आपको you have to redistribute the pressure in a neuropathic foot, whereas in an ischemic foot there will be revascularization. अगर आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो न्यूरोपैथिक फुट वुड बी वार्म, whereas an ischemic foot would be cold. आप पल्सेस चेक करेंगे तो न्यूरोपैथिक फुट में पल्सेस हैं, whereas ischemic फुट में पल्सेस चली जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ डू यू staging of the diabetic foot. तो it has been given by the King staging system and इसमें ये है कि जो फर्स्ट स्टेज है वो एक नॉर्मल फुट है, सेकेंड स्टेज में हाई रिस्क फुट है, यानी कि आप उसकी हिस्ट्री या इंस्पेक्शन से आपको लगेगा कि हाँ ये हाई रिस्क फुट है। थर्ड स्टेज में अल्सर आ गया, चौथी स्टेज में इन्फेक्शन हो गया, पांचवी स्टेज में नेक्रोसिस सेटिंग यानी कि गैंग्रीन बन गया, छठी स्टेज बिल्कुल अनसैल्वेजेबल हो गई। तो इसमें है कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है वो कोई भी प्राइमरी केयर फिजिशियन अपने आप चेक कर सकता है। थर्ड और फोर्थ स्टेज यानी कि अल्सरेटेड और इन्फेक्टेड फुट के लिए आप एक फुट स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, आप एक सर्जन के पास जा सकते हैं। बट जहां पांचवी और छठी स्टेज आ गई, दैट इज एक्चुअली इट इज क्वाइट फेटल। उधर आके आपकी परेशानी आ जाती है कि फिर एम्पुटेशन की जरूरत पड़ सकती है। अब अगर कहीं भी कोई अल्सर पाओगे तो आपको अल्सर की ग्रेडिंग करनी भी बहुत जरूरी है, और मैगिट वैगनर्स ने वो अल्सरेशन की ग्रेडिंग कर रखी है। इसमें सबसे पहले है स्टेज 0 जिसमें कोई अल्सर नहीं है, स्टेज 1 में सुपरफिशियल अल्सर है, स्टेज 2 में डीप अल्सर है, स्टेज 3 में अल्सर विद इंफेक्शन है एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस भी है, और स्टेज 4 में 4 फुट में गैंग्रीन होनी शुरू हो गई, यानी कि हम कहते हैं लोकलाइज गैंग्रीन हो गई, और स्टेज 5 में एक्सटेंसिव गैंग्रीन हो जाती है। तो इन सब स्टेजेस में आप ना पहुंचे, इससे पहले
फुट को इवैल्यूएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फुट इवैल्यूएट करें, फुट वियर इवैल्यूएशन के लिए जरूरी है। पेशेंट की न्यूरोपैथिक हिस्ट्री देखनी जरूरी है। पेशेंट की वैस्कुलर असेसमेंट करनी बहुत जरूरी है। पुरानी हिस्ट्री क्या है वो सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुगर लेवल्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हर दिन जब भी पाँव धो कोई पाँव में कोई क्रैक्स और फिशर्स तो नहीं है, और अगर क्रैक्स और फिशर्स हैं तो उनको इमीडिएटली ट्रीट करो। पाँव को मॉइस्चराइज रखो। 2 उंगलियों के बीच में इंटरट्राइगो हो सकता है। कभी भी 2 टोस को ऐसे खींच के नहीं लो, इट कैन लीड टू स्प्लिटिंग ऑफ द स्किन। तो उनको बहुत आराम से चेक करो। उनके अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन है तो स्टेरॉइड क्रीम्स या एंटीबायोटिक्स ये सब शुरुआत में ही शुरू कर दिया जाए। ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा रखा जाए सो दैट अ पेशेंट डज नॉट लैंड अप विद अ डायबिटिक फुट एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। थैंक यू।